तो आइए अब हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी में रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। उसका एक न्यू टॉपिक पढ़ते हैं हम, अब एजेंडा 21। सबसे पहले जान लेते हैं एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 वो है जो कि ग्लोबल लेवल पर आने वाली प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल, डिजीज़ एंड पॉवर्टी, इनके खिलाफ खड़ा होना या इनसे लड़ना। तो पहले देख लेते हैं एजेंडा 21 में क्या था। 100 देशों के जो हेड्स थे उन्होंने एक साथ मिलकर ब्राज़ील के एक जगह जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो इन 1992 में एक वहाँ पर मीटिंग की। तो उस मीटिंग में क्या हुआ उसके मुद्दे हम जान लेते हैं। डिक्लेरेशन साइन ऑफ रियो डी जेनेरियो इन 1992। उस मीटिंग में सबसे पहले एक घोषणा पत्र को साइन किया गया जिसमें था कि वो रियो डी जेनेरियो में था और वो था ब्राज़ील में, और कब 1992 में। इसका मेन जो उद्देश्य था या एम था वो था अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उन्होंने कहा था कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाए, तो ये उनका मेन रीज़न था या उसका एम था। अब देखिए उन्होंने कहा है कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज़। अचीविंग हमने पढ़ा था ग्लोबल सस्टेन डेवलपमेंट, लेकिन जो एम थे अब उसमें जो ग्लोबल लेवल पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं इन्वायरमेंटल डैमेज, पर्यावरण का दूषित होना, पॉवर्टी जो गरीबी है, डिजीज़ जो बीमारियां हैं। यानी इन्वायरमेंटल के खराब होने के कारण, डैमेज होने के कारण हमारे पास डिजीज़ का भी आना कंपलसरी हो जाता है। तो इन तीनों चीज़ों से लड़ने के लिए ये मीटिंग को साइन किया गया या इस घोषणा पत्र को साइन किया गया। इसमें उन्होंने अदर जैसे ग्लोबल लेवल पर लिए तो सभी सरकार हैं या और भी जो हेड्स थे उन्होंने जब साइन किया तो वो सभी एक साथ वर्क करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ एजेंडा। यहाँ पर मतलब है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो अपने एजेंडा को खुद बना सकती हैं, यानी उन्हें किस तरह से यहाँ पर हेल्प करनी है वो चीज़ को वो खुद ड्रॉ करें। अच्छा, अब एक चीज़ मैंने यहाँ बोली थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेन डेवलपमेंट का मीन्स यहाँ ये है कि एक ऐसी स्थिति या वो डेवलपमेंट जो हम लोग तो यूज़ कर ही रहे हैं लेकिन हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके भी लिए वो बचा रहे हैं। नेक्स्ट है टॉपिक रिसोर्सेज प्लानिंग। तो रिसोर्सेज प्लानिंग में हम लिखेंगे सबसे पहले कि उसको कैसे प्लान किया जाए। क्वेश्चन इसमें आता है व्हाई डू वी नीड रिसोर्सेज प्लानिंग। यहाँ पर हमें क्यों ज़रूरत है रिसोर्सेज को प्लान करने की। तो देखिए सबसे पहली बात है कि रिसोर्सेज को प्लान इसलिए किया जाएगा क्योंकि वहाँ पर हर एक किसी को, जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था इसीलिए टॉपिक में, कि वहाँ पर कुछ ग्रीडी इंडिविजुअल्स के कारण रिसोर्सेज को आपस में या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। तो हमें रिसोर्सेज को प्लानिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो सबको एक साथ मिल पाए। सेकेंड है जो इसी का एक पॉइंट है कि हमें क्यों ज़रूरत है रिसोर्सेज प्लान करने के लिए, अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, अनइक्वल यानी किसी को है किसी को नहीं है, तो अनइक्वल में और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन यानी हर एक किसी को रिसोर्सेज जो है वो ना तो इक्वल मिल पाते हैं और अनइवन यानी एक बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर ही देख लेते हैं, जैसे राजस्थान में, गुजरात में विंड और सोलर एनर्जी है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी ना होने के कारण या उसके तरफ ज़्यादा ध्यान ना जाने के कारण हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी है कि रिसोर्सेज प्लान करने के लिए हमें यहाँ पर इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि रिसोर्सेज जो है ऑल ओवर जगह पर जाए और वो पूरे देश का विकास करें। आइए इसका सेकेंड है जैसे प्लानिंग इन इंडिया
भारत में इसको कैसे प्लान किया जाता है? सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जब ये पता लग जाता है कि रिसोर्सेस इस जगह पर हैं, तो क्या होगा कि सबसे पहले उस रीजन्स को आइडेंटिफाई किया जाए जहाँ पर रिसोर्स का जहाँ पर मिल सकते हैं। जैसे राजस्थान का मैंने कहा, या मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोयले को ले लेते हैं। कोयला कहाँ मिल सकता है? उस जगह को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाए, मैपिंग की जाए, तब जाकर उसको आगे प्रोसेस में लिया जाए। सेकंड है प्लानिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको ये पता लग चुका है कि यहाँ पर कोल या एग्जाम्पल के तौर पर लिख देती हूँ, यहाँ पर कोयला में मिल चुका है, तो अब उसकी प्लानिंग की जाए कि उसको किस तरह से बाहर निकाला जाएगा और कैसे उसका यूज़ किया जाएगा। तो ये प्लानिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो प्लान किए जाएंगे वो इसीलिए कि उसको किस तरह से बाहर निकाला जा सकता है। ओवरऑल डेवलपमेंट्स, यानी अब जब कोई रिसोर्सेस हमारे पास आ चुका है तो एक पर्टिकुलर एक जगह के लिए नहीं होना चाहिए, उसका जो यूज़ हो वो ओवरऑल यानी पूरे देश के विकास के वो काम है, इसलिए यहाँ कहा जाएगा ओवरऑल डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। डिग्रेडेशन का मतलब होता है खराब होना या निम्नीकरण होना। कंजर्वेशन का मीन्स होता है संरक्षण। तो चलिए, पहले मैंने इसको पहले भी बताया था, लेकिन इस टॉपिक को प्रॉपर समझ लेते हैं। जो लैंड डिग्रेडेशन है उसके मेन रीजंस हैं ग्रेजिंग, पशुओं को ज़्यादा चराना या चारागाह ज़्यादा होना, माइनिंग खाने का होना, खुदाई ज़्यादा होना, ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जिसमें बिल्डिंग का बनाना है या फिर पेड़ों को काटकर कोई अलग बिल्डिंग्स बनाना। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आपके पास आ जाती हैं। कंजर्वेशन यानी इसको कैसे संरक्षित किया जाए, इसको कैसे सुरक्षित किया जाए। सबसे पहला है एफॉरेस्टेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाए जाए। ठीक है, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड्स। जी, शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट क्या कह सकते हैं? एक चौड़ी, बहुत ज़्यादा चौड़ी रो में बहुत सारे पेड़ों को प्लांट किया जाए। आपने देखा भी होगा, जैसे हम कहीं दूर रास्ते पर जाते हैं तो बहुत चौड़े चौड़ी जगह पर पेड़ बहुत सारे लगे रहते हैं, तो वो शेल्टर का काम करते हैं। कंट्रोल ओवर ग्रोजिंग। हाँ, ओवर ग्रेजिंग कंट्रोल कैसे की जा सकती है? जैसे 15 डेज के लिए एक चारागाह में वो पशु रखे जाएं, उसके बाद 15 डेज के लिए वो कहीं और ले जाएं, जिससे जो पहले वाला ग्रेजिंग पीस है उसकी जो दोबारा से घास है वो उगकर आ जाए और उसकी जो फर्टाइल सॉइल्स है वो बर्बाद ना हो। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर लैंड्स, वेस्ट लैंड्स। अब जो प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे होगा, जो हमारी खराब जमीन है उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाए, इन तरीकों को भी जान लेना चाहिए। जैसे कि अगर वो जगह उपजाऊ नहीं है तो उसमें फर्टाइल है या शीड्स अच्छी होना है या इरिगेशंस करके उसको यूज़ में लाया जा सके। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़। माइनिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा कि खुदाई करना, कोयले को निकालना या रेत का निकालना, सैंड को जिसको कहेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को अगर कंट्रोल किया जा सकता है तो हम काफ़ी हद तक लैंड डिग्रेडेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल में क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो कई तरह से किया गया है। नंबर 1 है एल्यूवियल सॉइल, इसको जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। सबसे पहले इसमें मोस्ट वाइड स्पेयर्ड नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी ये सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न प्लेस में फैली हुई है, यानी उत्तरी साइड में। वेरी फर्टाइल, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है।
शुगर केन, इसकी जो मोस्ट क्रॉप है वो है शुगर केन। शुगर केन में मतलब शुगर केन जो है वो इस मिट्टी में ज़्यादातर उपजाऊ होता है या क्रॉप ज़्यादा होती है। इस मिट्टी को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। नंबर 1 है भांगर, नंबर 2 है खादर। तो खादर और भांगर, देखिए भांगर जो होती है ओल्ड एज यानी बहुत पुरानी मिट्टी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा स्टोन पाए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, और लेस फर्टाइल। तो जो यहाँ पर उपजाऊ होता है वो शक्ति वो कम होती है। भांगर को फिर से सुन लेते हैं। ओल्ड एज पुरानी मिट्टी होती है, मोर स्टोन ज़्यादातर पत्थर या कंकड़ पाए जाते हैं, लेस फर्टाइल उपजाऊ कम होती है। खादर जो होती है वो इसका अपोजिट है, वो न्यू एज में आएगी। लिख देते हैं न्यू एज, नो स्टोन और फर्टाइल। ठीक है, तो भांगर और खादर का कभी कभी डिफरेंट भी आता है। तो जैसे भांगर ओल्ड एज है, खादर न्यू एज में आती है। भांगर मोर स्टोन यानी उसमें बहुत ज़्यादा पत्थर पाए जाते हैं, इसमें नो स्टोन। थर्ड है लेस फर्टाइल यानी उपजाऊ कम होती है, ये फर्टाइल होती है। चलिए सेकंड है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन। काली मिट्टी जो है उसको कहा जाता है कि वहाँ पर कॉटन ज़्यादा पैदा होती है। मोस्टली स्टोर मॉइस्चर, यानी काली मिट्टी जो है वो अपने अंदर काफ़ी हद तक नमी को या मॉइस्चर को रखती है। महाराष्ट्र इन मोस्ट प्लेस्ड, काली मिट्टी ज़्यादातर महाराष्ट्र में मिलती है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन, यानी काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कॉटन या रुई की पैदावार होती है। थर्ड पढ़ते हैं रेड एंड येलो। रेड येलो है सबसे पहले डेवलप्ड इन एरिया लेस रेनफॉल। रेड और येलो, लाल और जो पीली मिट्टी पाई जाती है वो ज़्यादातर उन एरिया में पाई जाती है जहाँ पर लेस रेनफॉल, बारिश कम होती हो। नेक्स्ट, फाउंड इन सदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स, ये कहाँ मिलती है? साउथ के और ईस्टर्न पार्ट्स में ऑफ डेक्कन प्लेटू। ठीक है, तो जो रेड है, रेड एंड येलो जो सॉइल्स है वो डेवलप्स इन एरिया लेस रेनफॉल। सबसे मेन पॉइंट इसका ये है कि वो जो मिलती है वो लेस रेनफॉल एरियाज में मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लैटराइट सॉइल, जो कि रॉक टाइप में होती है, चट्टानों जैसी। इट फाउंड मोर रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, ये ज़्यादातर कहाँ मिलती है? जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है और हाई टेम्परेचर होता है। ह्यूमस लो, यानी ज़्यादा टेम्परेचर के कारण वहाँ के जो बैक्टीरिया हैं मिट्टी के वो मर जाते हैं, इसलिए ह्यूमस लो रहता है। और सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, हाँ बिल्कुल सूटेबल कल्टीवेशन, अगर इसमें अच्छी तरह से जो खाद है या पानी है वो दिया जाए तो ये कल्टीवेशंस के लिए भी सूटेबल है। फाउंड इन केरला, तमिलनाडु, इट इज।